हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रामरली हैक्स बाय कविता। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉपिक ऑफ होमोनियम्स एंड होमोफोन्स। आपके सिलेबस में जेके एसएसबी के ये टॉपिक को मेंशन किया गया हुआ है। नॉट ओनली एसएसबी के एग्जाम्स, एसएससी के एग्जाम्स में भी यहाँ से क्वेश्चन आता है। हम देखेंगे डिफरेंस क्या रहता है एसएसबी के एग्जाम में और एसएससी के एग्जाम में, वो मैं लास्ट में बताऊँगी आपको। फिलहाल समझते हैं होमोनियम क्या होते हैं और होमोफोन्स क्या होते हैं, उसके बाद इनके एग्जाम्पल देख लेंगे और साथ ही में इन पे कुछ क्वेश्चंस को भी देख लेंगे। अब सबसे पहले टर्म जो लिखा है मैंने वो है होमोनियम्स। अब देखो दो वर्ड लिखती हूँ मैं आपके सामने, सूट और सूट। अभी जो दो वर्ड मैंने लिखे हैं, अगर इनको देखा जाए ध्यान से, दोनों की स्पेलिंग क्या है? इन दोनों वर्ड की स्पेलिंग क्या दोनों की सेम है। दोनों की साउंड, इसको भी हम सूट ही प्रोनाउंस करते हैं, इसको भी हम सूट ही प्रोनाउंस करते हैं, मतलब साउंड भी क्या है दोनों की सेम है, ठीक है ना। लेकिन क्या मीनिंग सेम हो सकता है? नहीं ना, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिनका एक से ज़्यादा मीनिंग निकल के आ जाता है, ठीक है ना। तो इनके मीनिंग क्या है हमारे पास? इनके मीनिंग डिफरेंट है, ठीक है ना। तो ऐसे वर्ड्स जिनकी स्पेलिंग सेम हो, साउंड सेम हो और मीनिंग डिफरेंट हो, उनको हम कहते हैं क्या? होमोनियम्स। या इसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि होमोनियम्स आर द वर्ड दैट साउंड्स अलाइक बट हैव डिफरेंट मीनिंग्स। आप इसको ये भी लिख सकते हो कि स्पेलिंग तो सेम है, कभी कभार क्या होता है इनको हम जब बोलते हैं ना सेट, वो भी सेम ही आता है, ठीक है ना। तो कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखो ये एक सूट लिखा है मैंने, एक सूट को आप कह सकते हो ना किसी का अप्रोप्रिएट मैनर, ये अप्रोप्रिएट वे कोई भी काम करने का। वहीं एक सूट लिखा है जिसको हम ड्रेस कह सकते हो आप लोग, जैसे लड़कियां सलवार सूट पहनती हैं, उसको जच रहा है वो सूट पहना हुआ, तो इसको हम सेंटेंस में कैसे यूज़ करते हैं वो हमारे तक होता है। और एग्जाम में क्वेश्चन जब आता है ना हमारे सामने, हमें उसका डायरेक्ट कॉनोटेशन निकालना होता है कि एग्जाम में किस कॉन्टेक्स्ट में चीज़ को पूछा गया है, ठीक है ना। आपको फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी वही लिखा है ना, ये होमो का मतलब क्या होता है? होमो का मतलब ही होता है सेम, और नियम्स का मतलब होता है नेम। तो ऐसे वर्ड्स जिनकी स्पेलिंग साउंड सेम होती है लेकिन मीनिंग डिफरेंट होता है, उनको हम कहते हैं होमोनियम्स। ऐसे और भी बहुत सारे वर्ड्स रहते हैं हमारे सामने, एक मैंने करवा दिया, एक है लीड और लेड। अब देखो एक लीड का मतलब क्या होता है? किसी को लीड करना। लिखा है यहाँ पे टू गो इन फ्रंट ऑफ, किसी भी चीज़ में, चाहे आप किसी को एग्जाम में लीड कर रहे हो, उससे आगे चल रहे हो, मैच में कोई एक टीम को लीड कर रही है, तो उस सेंस में एक लीड हो गया। एक होता है लेड। लेड का मतलब क्या होता है? मेटल, जिसके धातु औजार बनते हैं, जैसे इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या होती है? पीबीएम, इसको सिंबल यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्टील और स्टील, जहाँ पर EAL होता है ना, ये स्टील, ये होता है चोरी, चुराना, कुछ चोरी करना, ठीक है ना। टू टेक समथिंग फ्रॉम समवन, ठीक है ना, उनकी बिना परमिशन के कोई चीज़ ले लेना, उसको हम कहते हैं स्टील करना। एक स्टील जिसमें डबल ई आता है वो मेटल होता है। मेटल मेड फ्रॉम आयरन, कोई भी ऐसी चीज़ जो आयरन की बनी हो उसको हम स्टील कह लेते हैं। वैसे ही वर्ड लिखा है मैंने रूट और रूट। एक रूट होता है क्या? आप कह लो प्लांट का जो अंडरग्राउंड पार्ट होता है उसको हम कहते हैं रूट, है ना। और एक रूट होता है ROUT, रास्ता, कि हम ट्रैवल कर रहे हैं तो हमारा रूट कौन सा फॉलो होगा, ठीक है ना। तो डिफरेंस तो है ना। तो इनको हम कहते हैं क्या? होमोनियम्स। वैसे एक वर्ड लिखती हूँ मैं आपके सामने, वे और वे। अब देखो ये इनको ना आप ऐसे भी कह सकते हो, कंफ्यूजिंग वर्ड की कैटेगरी में आते हैं ये, ठीक है ना। कंफ्यूजिंग वर्ड, कंफ्यूजिंग क्यों हमें लगते हैं? क्योंकि जब हम प्रोनाउंस करें तो साउंड तो सेम आ रहा है ना, वे, लेकिन क्या मीनिंग सेम हो रहा है इनका? नहीं ना। एक वे का मतलब होता है पाथ या रास्ता जिसको आप बोलते हो, और एक वे होता है मेजरमेंट से आप डील करते हो। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स आपके सामने आपको दिखते हैं जिनको आप ऐसे यूज़ कर लेते हो, ठीक है ना। अब नेक्स्ट कैटेगरी रहती है हमारी किसकी? होमोफोन्स की। अब देखो मैं दो वर्ड लिखती हूँ आपके सामने, आपको उनको भी देखना है। मैं लिखती हूँ TWO2 या TOO2। मैंने आपके सामने तीन वर्ड लिखे हैं, टू। अब देखो जब इनको आप प्रोनाउंस कर रहे हो तो इनकी साउंड क्या आ रही है? सेम आ रही है। क्या इनका मीनिंग सेम होगा? डिफरेंट होगा ना मीनिंग। देखो एक TO है, एक TWO है और एक TOO है। वहीं सेम टाइम पे अगर हम बोलेंगे स्पेलिंग भी क्या इनकी डिफरेंट ही है ना। तो ऐसे वर्ड्स जिनकी साउंड तो सेम होती है लेकिन मीनिंग और स्पेलिंग क्या होता है? अलग होता है, उनको हम कहते हैं होमोफोन्स। ऐसे भी देखो होमो का मतलब यहाँ पर भी क्या है? होमो सेम हो गया, और फोन्स मतलब साउंड से डील करता है जो चीज़, जिनकी साउंड, बस आपको होमोफोन में क्या ध्यान देना है? जिनकी साउंड सेम होती है वो आते हैं हमारे होमोफोन की कैटेगरी में, ठीक है ना। अब देखो ये टू है, अगर मैं एक सेंटेंस लिखती हूँ आपके सामने, मैं कहती हूँ शी वॉन्ट्स टू /TOO टू गो टू दी मार्केट।
वो मार्केट जाना चाहती है। तो सही वाला सेंटेंस कौन सा है इसमें? शी वॉन्ट्स, वर्ड ही सही है ना, टू। ये वाला तो यहाँ नहीं आएगा बिकॉज ये टू क्या होता है? एक्स्ट्रा, एक्सेस में कोई चीज़ है ना। या मैं लिखती हूँ शी वॉन्ट्स, या शी, इसको कर लो शी हैज़ 2 चिल्ड्रन। तो यहाँ पे उसके 2 बच्चे हैं, तो ये 2 क्या सेंस दे रहा है कि 2 काउंटिंग सेंस दे रहा है ना। तो इस तरीके से क्या है, ये 2 तीनों 2 जो है एक दूसरे से अलग हैं। अब इन तीनों की लेकिन साउंड क्या आ रही है, प्रोनाउंसिएशन क्या आ रही है, इन तीनों की सेम ही आ रही है, ठीक है ना। तो ये किस कैटेगरी में आ गए? हमारे होमोफोन्स की कैटेगरी में आ गए। वही मैंने यहाँ पे इसी वर्ड को लिख दिया हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखिए मैंने यहाँ पे, देखो एसेंट और एसेंट। और ये जो एसेंट वर्ड मैंने लिखा है ना, मैंने जानबूझ के लिखा है क्योंकि अभी आपके जो प्रीवियस पेपर था हाई कोर्ट का, आई गेस पटवारी का पेपर था, हाँ पटवारी के पेपर में ना फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में यहाँ से क्वेश्चन आया था। आपको एक फिलअप दिया था, आई थिंक कुछ प्रेसिडेंट से कुछ वो चीज़ मांगी गई थी उनका इन्फॉर्मेशन, तो उसके हिसाब से वो 4 ऑप्शंस दिए थे और आपको वो फिल करने थे। अब जिन बच्चों को इनके डिफरेंस पता होंगे मीनिंग से, वही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। अब देखो एसेंट एक होता है, मैं इसको यहाँ लिख देती हूँ आपको, ASSENT, एक होता है ASCENT, ठीक है ना, और एक होता है ACCENT। हमें लगते हैं तीनों सेम, लेकिन तीनों में अंतर होगा ना, तब जाके बने हैं। जहाँ पे डबल एस आते हैं, ठीक है ना, जहाँ पे डबल एस आते हैं एसेंट, उसको हम कहते हैं किससे? अप्रूवल लेना। और उस पेपर में शायद आंसर अप्रूवल वाला ही था क्वेश्चन, ठीक है ना। इसका मतलब होता है अप्रूवल। जहाँ पे सेंट वाला आएगा ना, SCENT, सेंट, एक हटा के सेंट का जहाँ पे सेंस आ रहा है, जो कि नाउन होता है हमारा, उसको कहते हैं अपवर्ड मूवमेंट बोल लो, या चढ़ाई चढ़ना, क्लाइंब करना, ठीक है ना। और होता है एसेंट, आप इसको बोलते हो आपका चाइनीज़ एसेंट है, अमेरिकन एसेंट है ना। तो ये हो गया, ये डील करता है आपकी प्रोनाउंसिएशन से, ठीक है। तो आपको एग्जाम में एज पर द क्वेश्चन का क्या सेंस निकल के आ रहा है, आपको वही आंसर को चूज़ करना होता है। लेकिन जब 4 ऑप्शन सेम दिए होते हैं ना, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। हमें क्या ध्यान रखना है, बस जहाँ पे ए के बाद SCENT सेंट वाला आ रहा होगा, मतलब सेंट इज चढ़ाई चढ़ना, अपवर्ड मूवमेंट। जहाँ पे ASSENT आ रहा है, डबल एस वाला आ रहा होगा, उसका मतलब अग्रीमेंट से हो गया या अप्रूवल से हो गया, ठीक है ना। और जहाँ पे ACC वाला आ रहा होगा, उसका मतलब होगा प्रोनाउंसिएशन, या आप साउंड से डील कर रहे हो, किसी चीज़ को एम्फोसिस कर रहे हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो लिखा भी है एसेंट का मतलब ही बिगन ए लॉन्ग एसेंट टू माउंट एवरेस्ट, वो चढ़ाई चढ़ रहा है कहाँ की? माउंट एवरेस्ट की। एसेंट हो गया। दे वॉन्ट द PM's एसेंट ऑन द बिल, वो चाहते हैं PM का एसेंट हो इस बिल पे, अप्रूवल हो इस बिल पे, ठीक है ना। तो मायने बदल गए यूज करने पे, ठीक है। वैसे नेक्स्ट वर्ड लिखा है 8 और 8, देखो साउंड सेम आ रही जब हम बोल रहे हैं, लेकिन जब तक ना इसको हम लिखेंगे हमें डिफरेंस तब समझ आएगा, या हमारे सामने कोई एग्जांपल दी होगी तो हम समझ पाएंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है। एक 8 होता है खाना, ईट का सेकंड फॉर्म, वहीं दूसरा 8 है काउंटिंग से डील करता है, ठीक है ना। जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे द एप्पल एट ऑल द एप्पल्स, द एप एट ऑल द एप्पल्स, और लिखा है नेक्स्ट वी विल मीट आफ्टर द ऑफिस एट 8। तो ये डिफरेंस आप समझ सकते हो यहाँ से। वैसे लिखा हुआ आइडल और आइडल, एक आइडल होता है जिसको आप मानते हो, जिसको आप फॉलो अप करते हो, ठीक है ना, तो वो हो गया IDOL वाला, ठीक है ना। वहीं एक होता है IDLE, मतलब आप इसको कह सकते हो कि शांति से कहीं एक जगह बैठ जाना, या किसी काम से भागना, अपनी जगह आराम करना, आप सिंपल समझो इसको। जैसे लिखा है यहाँ पे शी वॉज सिटिंग आइडल बट डिड नॉट कंप्लीट द असाइनमेंट गिवन, वो आराम से एक जगह बैठी थी लेकिन उसने अपना काम असाइनमेंट कंप्लीट नहीं किया। आई होप आप डिफरेंस समझ आ गया होगा इन वर्ड्स का आपको। तो सिर्फ इतने ही वर्ड नहीं है, आप मान के चलो जो ये होमोफोन्स, होमोनियम्स, आप जो भी वोकैब पढ़ते हो, 1000 से प्लस ऐसे वर्ड्स तो होते ही हैं जो हमें पढ़ने होते हैं, लेकिन सारे के सारे पॉसिबल नहीं होते हमसे। लेकिन हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि हम 400 तो कर सकें। तो इस प्लेलिस्ट के थ्रू मैं आपको जो इम्पोर्टेंट आप कह लो एग्जाम में पूछे गए वर्ड्स है ना, हम वही डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा बाकी जो भी आपको वर्ड्स दिखते हैं डिफिकल्ट, उनको भी आपने क्या करना है, नोट डाउन करना है। तो 1 बाय 1 हम वर्ड्स को करेंगे। अब सबसे पहला एक वर्ड मैं लेती हूँ आपके सामने, एम्पथी। हम सब ने वर्ड सुना एम्पथी, वही मैं कहती हूँ सिंपथी, और वही मैं कहती हूँ वर्ड एपैथी। ये 3 वर्ड्स हैं, तीनों में कॉमन क्या दिख रहा है हमें? पैथी, तीनों में कॉमन दिख रहा है। इसमें EM है, इसमें SYM है, और इसमें A है। अब जहाँ पर A है मतलब वहाँ पे कोई इमोशंस, कोई फीलिंग है ही नहीं, है ना। मतलब एपैथी मतलब ऐसे लोग जो किसी की परवाह ही नहीं करते हैं ना, नॉट टू केयर एट ऑल, इसको ऐसे याद कर लो आप, नॉट टू केयर एट ऑल, उनको हम क्या बोलेंगे? एपैथेटिक बोलेंगे या एपैथी बोलेंगे। वही एम्पैथी और सिंपैथी, तो सिंपैथी मतलब हमें किसी पर तरस आता है, हम किसी के लिए पिटी फील करते हैं, टू इसको मतलब क्या है, टू फील पिटी। मान लो किसी इंसान ने आपको अपना दुख सुनाया, आप उसके गम में शरीक हुए जाके, तो आपको उसके लिए सिंपैथी है। आप जब अपने आप कंपेयर करो किसी और पर्सन से, ठीक है ना। वही एम्पैथी इज
आप जब किसी को आपको अपना दुख सुनाता है, आप उसको खुद से रिलेट करते हो, है ना, कि आप उसको रिलेट कर रहे हो उस इंसान से, मतलब यहाँ पे फीलिंग्स की बात आ रही है आपकी, जब आप रिलेट कर रहे हो तो इसका मतलब क्या होगा, एबिलिटी टू टॉलरेट टू अनदर पर्सन, ठीक है ना। अब जब तक ना आपको मीनिंग पता होंगे आप सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हो। एग्जाम में एक सिंपल सेंटेंस दिया होगा लिख के आपको, और आपको भाई चूज़ करना होता है राइट ऑप्शन, जैसे कि यहाँ लिखा होता है आपको। एग्जाम्पल लेते हैं एक हम समझने के लिए। शीतल इज़ आ सेंसिटिव एंड डैश गर्ल। आपको ऑप्शन में दिया होगा एम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक या एपैथेटिक गर्ल। तो आपको एक ऑप्शन को ही लगाना। और ऐसे क्वेश्चन बड़े फ्रिक्वेंटली एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, क्या कि शीतल एक सेंसिटिव लड़की है एंड डैश गर्ल है, वो कैसी लड़की है, सेंसिटिव। अब यहाँ सेंसिटिव वर्ड आ गया ना, मतलब ऐसी लड़की जो जिसके अंदर एबिलिटी है कि वो अपने इमोशन को किसी और के साथ रिलेट कर सकती होगी, है ना। तो मतलब वो कैसी होगी, वो एम्पैथेटिक होगी, ना कि सिंपैथेटिक होगी, क्योंकि सिंपैथेटिक हमने अभी पढ़ा कि क्या होते हैं, जब आप कंपेयर करते हो किसी और के दुख से, लेकिन आप उसके लिए फील करते हो पिटी, आपको आप रिलेट नहीं कर पाते हो बट आप फील करते हो पिटी, ठीक है ना। तो सिंपैथेटिक इज टू फील पिटी, वही एपैथेटिक इज नॉट टू केयर एट ऑल। आई होप क्लियर हो गया होगा, ध्यान रखना है इसका एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड होता है आपके सामने, एक और वर्ड ले लेते हैं कोई। इस पे मैं एक और वीडियो लेके आऊँगी जहाँ पे हम प्रॉपर क्या करेंगे, जहाँ पे हम प्रॉपर डिस्कस करेंगे 1 by 1 हर एक वर्ड को जो पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। बट फिलहाल के लिए जितना करा रही हूँ उससे भी हमारा काम बन जाएगा, ठीक है ना। एक होता है THEN और एक होता है THAN, देन फ़र्क किसका है, सिर्फ यहाँ पर ई है और यहाँ पर ए है, लेकिन जब सेंटेंस में यूज़ किया जाता है तब भी तो फ़र्क आता है ना। अब देखो ये जो THEN है ना हमारा, ये हमारा एडवर्ब होता है ऐसे, और ये हमारा नाउन भी हो सकता है। जब ये नाउन होगा तो ये हमें टाइम की बात करता है, दैट टाइम, वो समय, ठीक है ना, दैट टाइम। ऐसे भी देन हम टाइम से रिलेट करते हैं, ठीक है ना, यहाँ लिख देती हूँ मैं इसको, हम रिलेट करते हैं इसको टाइम से। वैसे देन ये THAN ये हमारा हो गया कंजक्शन, और ये हम यूज़ करते हैं कंपैरिजन के लिए, ठीक है ना। जैसे मैं कहती हूँ राम इज़ बेटर THAN देन /THEN देन यू। दो ऑप्शन दिए तो कौन सा सही होगा, यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं तो कंपैरिजन के लिए हम लगाते हैं THAN वाला, ठीक है ना। तो ये वाला सही होगा, ये वाला गलत होगा। और बेटर क्या है, गुड, बेटर, बेस्ट, बेटर ऐसे भी हमारा क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है, ठीक है ना। तो ये अब हमारा देन लगेगा, ठीक है। वैसे ही हम लिखें सेंटेंस अगर एक और, आई वॉज वर्किंग ऑन कंप्यूटर THAN या THEN, सही कौन सा होगा यहाँ पे, मैं उस समय कंप्यूटर पे काम कर रहा था, मतलब रेफर किया जा रहा है टाइम को ना उस समय, तो THEN होगा। जब THAN लगता है तो ये कंजक्शन की तरह यूज होगा, और कंजक्शन तभी प्ले करती है रोल जब उसके साथ में खुद का सब्जेक्ट और वर्ब होगा क्लॉज में, ठीक है ना। तो इसका ध्यान देना है आप लोगों ने। आई होप क्लियर हो गया होगा। बाकी देन और देन का फर्दर डिटेल में मैं अलग से भी वीडियो एक ले आऊँगी। फिलहाल बस आप डिफरेंस समझो, क्योंकि हम इसको रिलेट कर रहे हैं अभी होमोफोन और होमोनियम से, ठीक है ना। वैसे हमारा एक वर्ड होता है, एक और वर्ड लेते हैं हम लोग जिसको हम कहते हैं, ये भी काफ़ी बार पूछा गया एग्ज़ाम में, काउंसिल। एक होता है काउंसिल और एक होता है काउंसिल, ठीक है ना। अब अंतर क्या है इन दोनों वर्ड्स में, एक जगह CIL है और एक जगह SEL है, बस यही अंतर है ना, बाकी तो सेम ही है। अब जो काउंसिल है ना CIL वाला, इसको हम कहते हैं नाउन, ये हमारा नाउन होता है, ठीक है ना। क्या होता है हमारा, ये वाला नाउन होता है। और जो SEL है ना, ये हमारा वर्ब का रोल प्ले करता है, ठीक है ना। अब अगर ये नाउन है हमारा, इसका मतलब क्या है, आपने सुना ये काउंसिल क्या होता है, एक एडवाइजरी बॉडी होता है या लेजिस्लेटरी बॉडी होता है जो लोगों के लिए काम करती है ना। तो लिख लो या तो इसको एडवाइजरी बॉडी हु वर्क्स फॉर पीपल, या ऑफ पीपल लिख लो। आप लोगों ने बस स्क्रीनशॉट लेना है वीडियो का, ठीक है। एक है SEL, काउंसिल हो गया ना, इसको क्या बोलते हैं, एडवाइस, सलाह करना, सलाह देना, ठीक है ना। एडवाइस की सेंस में इसको यूज़ कर सकते हो, या इंस्ट्रक्शन देना, एक्ट करना, वो किसी को एडवाइस देने वाला, ठीक है ना। तो अब एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम में आपके सामने आता है क्वेश्चन, और क्वेश्चन में हम फंस जाते हैं कि कौन सा वाला हमारा सही होगा। तो देखते हैं एक एग्जाम्पल लेके क्वेश्चन, शीतल इज head of the student
ब्लैंक, आपको ब्लैंक दिया होता है, आपको ऑप्शंस दिए होते हैं, एक लिखा है काउंसिल और एक लिखा है काउंसिल। अब जिसको मीनिंग पता होगा दोनों में डिफरेंस का वो इजीली कर लेगा। यहाँ बोला गया कि शीतल क्या हेड है किसी काउंसिल का, मतलब किसी एडवाइजरी बॉडी का जो वर्क कर रही है लोगों के लिए, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, CIL वाला आना चाहिए, तो यहाँ पे क्या आएगा, काउंसिल होगा। आई होप समझ पा रहे होंगे आप, इजी है, मुश्किल कुछ नहीं है। इसी तरीके से एक वर्ड होता है हमारा, नेक्स्ट वर्ड जो रहेगा हमारा, नेक्स्ट वर्ड जो है हमारा, हम लेते हैं बॉर्न और BORNE। देखो एक ई लगने से ना सेंटेंस का मतलब वर्ड का मायने बदल गया। एक बॉर्न होता है बर्थ, बच्चा बॉर्न हुआ, या शी वॉज बॉर्न ऑन दिस डेट, है ना, हम तब यूज़ करते। एक बॉर्न होता है कुछ कैरी करना अपने साथ, इसको आप लिख लो ऐसे, रेफर्स टू अ बियरिंग, या कैरी लिख लो समथिंग, किसी चीज़ को कैरी करना अपने साथ, ठीक है ना, उसको कहते हैं BORNE। और दोनों के दोनों ही हमारे पास पार्टिसिपल होते हैं। जैसे मैं कहती हूँ ही वॉज बॉर्न इन चाइना, वो कहाँ पैदा हुआ है, बॉर्न हुआ है चाइना में, तो मैंने BORN लगाया यहाँ पे, ही वॉज बॉर्न BORNE नहीं होगा ना, ठीक है ना। वहीं मैं एग्जाम्पल लिखती हूँ, शी हैड बॉर्न / BORNE द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मैनी ईयर्स, उसके कंधों पे बहुत सालों से ये जिम्मेदारी रखी गई थी, है ना, तो यहाँ पे सेंस आ रहा है BORNE का, ठीक है ना, BORNE का, ठीक है। तो ध्यान देना, जैसे हम यूज़ करते हैं अपना फ्रेज बेयर आउट, इसका मतलब भी क्या होता है, ये भी सेम ही ऐसा होता है ना, बेयर आउट मतलब कन्फ्यूज़न, फ्रेजल वर्ब, वैसे हमारा ये बॉर्न होता है, ठीक है ना। तो ध्यान देना, जब भी हम इस BORNE को यूज़ करते हैं मतलब कुछ चीज़ को कैरी करना अपने साथ, किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने साथ बेयर करना, ठीक है ना। वहीं इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, इसमें एक एक्सेप्शन भी रहती है जिसको आपको ध्यान रखना एग्जाम के लिए। कभी कभार क्या होता है, इस बॉर्न को दूसरे सेंस में यूज़ किया जाता है एग्जाम में, तो इसको आप हाईलाइट कर लेना। जैसे मैं कहती हूँ सेंटेंस, राम्स मदर हैड BORNE born / 3 children बिफोर हिम। इसका मतलब क्या है, राम की मदर ने उससे पहले 3 बच्चों को जन्म दिया हुआ है। ही वॉज बॉर्न, और वो जो राम है ही वॉज बॉर्न 8 years, वो 8 साल बाद हुआ है अपने बड़े भाइयों के या बड़े बच्चों के, एल्डर सिबलिंग्स, है ना। सेंटेंस कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। अब यहाँ पे हम कंफ्यूज हो गए ना, यहाँ पे ये जो वर्ड हमने यूज़ किए हैं, आपने क्या ध्यान देना है, जब सब्जेक्ट में, नोट कर लो इसको, जब सब्जेक्ट में यूज़ किया हो वर्ड मदर, मदर को जब यूज़ किया हो चाइल्ड से ज़्यादा, तो हमें उस टाइम पे BORNE यूज़ करना होता है। देखो यहाँ पे मतलब क्या निकल के आ रहा है, देखो ये राम की मदर है, ये हमारी सब्जेक्ट है, अगर ये हमारी सब्जेक्ट रहेगी यहाँ पे मदर, तो हमें क्या करना है यहाँ पे BORNE। देखो राम्स मदर हैड बॉर्न, राम की मदर ने पैदा किए ना बच्चे, कितने किए हैं, 3 बच्चे किए हैं उससे पहले पैदा, और उनमें से, और राम क्या, अब राम बॉर्न हुआ है, अब राम सब्जेक्ट तो हमने यहाँ पे बॉर्न लिखा है, तो आप लिख लो इसको, व्हेन सब्जेक्ट इज द मदर रादर देन चाइल्ड, तो हम क्या लगाते हैं, BORNE लगाते हैं, ना कि BORN। आई होप क्लियर हो गया होगा, ये भी इजी था, मुश्किल नहीं था। इसके अलावा एक और वर्ड ले लेते हैं साथ ही में, अभी हम कर ही रहे हैं सीरीज को। नेक्स्ट वर्ड रहता है हमारा एड, AID और AID। यहाँ पे हम बहुत कंफ्यूज होते हैं और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड रहता है। देखो जब हम एड कहते हैं ना, टू एड मतलब किसी को हेल्प करना, टू हेल्प करना, टू असिस्ट करना किसी को, ठीक है ना, ये हो गया AID, ठीक है ना। जिसे आपने देखा रिलीफ सेक्टर्स में जहाँ पे बाढ़ वगैरह आ जाती है, भूकंप वगैरह आ जाता है, तो वहाँ पे हेल्प किया जाता है, असिस्ट किया जाता है, वहाँ पे एड किया जाता है, AIDE। और ये AIDE जो होता है ना, ये हो गया किसी की असिस्टेंट, आप किसी के अंडर काम कर रहे हो, किसी के असिस्टेंट हो, ठीक है ना, तो ये होगा ई वाला, ठीक है ना। तो बस इतना ही फ़र्क ध्यान रखना, ठीक है ना। अब मैं एग्जाम्पल समझाती हूँ आपको। लिखा जाता है सेंटेंस, विल यू ब्लैंक मी ड्यूरिंग द कैंपेन, क्या तुम मुझे कैंपेन के दौरान हेल्प करोगे। तो अब यहाँ पे 2 ऑप्शन रहते हैं, AID8 और AIDE। आपको एग्ज़ाम में इस तरह से वर्ड्स आते हैं, ठीक है ना।
आपको ध्यान कर देना, यहाँ पे बोला है कि हेल्प वाला सेंस आ रहा है, असिस्ट वाला सेंस आ रहा है, तो यहाँ पे AIDE आ रहा है, असिस्ट वाला सेंस आ रहा है, तो यहाँ पे AID आएगा, ना कि AIDE। जब वही सेंटेंस बन जाए आपका, जब सेंटेंस आपका लिखा हो, एक सेकेंड दीजिए मुझे, मैं सेंटेंस ले लेती हूँ एक और ताकि ईजी हो जाएगा। जब सेंटेंस दे दिया हो आपको, मोस्ट ऑफ राम्स वर्क इज एक्चुअली डन बाय हिज, आपको फिर ऑप्शन दिया जाता है AIDE और AID। अब आपको लगाना है सही कौन सा है। कहा है कि मोस्ट ऑफ जो राम का काम है वो एक्चुअली कौन डन करता है, उसका असिस्टेंट करता है ना, असिस्टेंट वाले में ई लगता है, तो यहाँ पे AIDE वाला आएगा, AIDE। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। देखो सिंपल सी बात ध्यान रखो, टॉपिक लिखा होता है बेशक होमोनियम और होमोफोन, आपको पहले मीनिंग पता होना चाहिए, लेकिन एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है ना तो वो इस तरह से आपके सामने आता है। आपको कंफ्यूजिंग वर्ड, इसको आप कंफ्यूजिंग वर्ड के नाम से भी जान सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि हमें दोनों वर्ड में कंफ्यूजन रहता है, ठीक है ना। जैसे असिस्टेंट हो गया, एसेंट हो गया, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको इसको इस तरह से ध्यान देना है। अब जब टीचिंग एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना इस चीज़ से, तो वहाँ पे कभी कभार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, लिखा होता है आपको कि वर्ड्स विच आर या विच साउंड्स, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, विच साउंड्स अलाइक बट हैव डिफरेंट मीनिंग्स, ठीक है ना, मीनिंग। तो आपको ऑप्शन दिए होते हैं, होमोफोन लिखा होगा, बी ऑप्शन लिखा होगा होमोनियम, देन सी लिखा होगा होमोग्राफ, ठीक है ना, इस तरह से आता है। तो आपको कभी कभार स्टेटमेंट से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसे वर्ड जिनका साउंड तो सेम होता है बट डिफरेंट मीनिंग होता है। अभी हमने पढ़ा उनको क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं होमोनियम कहते हैं, ठीक है ना। तो आपको दोनों वे से आना चाहिए, कभी कभार डायरेक्ट स्टेटमेंट पूछ ली जाती है और कभी कभार उस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछ ली जाते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह से कंटेंट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।